बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हम यूजुअली सुनते हैं कि टेलीविजन पे बैठकर, टॉक शोज में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे रहनुमा कि जो माजी में हिस्सा थे अब नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। वो हमेशा से एक ही फॉर्मूला बताते आए कि अगर पोर्ट लखपत जेल में जो मुक़य्यद लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ लीडरान, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, एजाज चौधरी साहब, उनको रिहा करके कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ली जाएं तो आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के दरमियान जो रिफ्ट है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है। एक बार फिर से पिछले चंद हफ्ते पहले यही सारी डिस्कशन आपने बहुत सारे टॉक शोज में सुनी होगी, टेलीविजन पे सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट आज फिर से 9 मई के एक और मुकदमे के अंदर इन चारों रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। बट एट द सेम टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पहले भी 9 मई के काफी सारे केसेस में बरी हो चुके हैं या जमानतों पर है, और आज फिर एक इसी केस में जिसमें इन चारों को सजाएं हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इस पोजीशन में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो बरी हो जाए इन मुकदमात से और आकर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कोई कमी ला सके? बिकॉज हमने देखा है कि माजी में एक और फिगर ऐसा था जिसके ऊपर बहुत काउंट किया जाता था, और वो फिगर है चौधरी परवेज इलाही साहब। अगर परवेज इलाही साहब रिहा हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफी सारी जो मुश्किलात हैं वो उनमें कमी आ सकती है। बट एट द सेम टाइम परवेज इलाही साहब भी रिहा हो गए, अपनी एक साइड के ऊपर बैठे हुए, कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हिस्सा ले रहे। ऑब्वियसली उनकी उम्र का भी तकाजा है, सेहत का भी तकाजा है। बट शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फिर से एक बार बहुत काउंट किया जा रहा है कि इन डेज टू कम इट्स प्रीटी मच पॉसिबल कि शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ हो सकता है कि पार्टी को उस ट्रैक पे ले आए कि जहां पर कुछ दूरियां जो है मौजूदा निजाम से या हुकूमत से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठ कर कोई ना कोई अपने मामलात तय कर सके। और ऑब्वियसली उनकी डिमांड यही है कि सियासी मुकदमात हैं, लिहाजा इमरान खान साहब के और बाकी लोगों की रिहाई अमल में लाई जाए। जो पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं नून के सीनियर रहनुमा वजीर मुमलिकत हैं जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। हुज़ैफा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर, सबसे पहले एक दो दिन से बड़ा अंडर डिस्कशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। हुकूमती तर्जुमान ने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कहा कि जी 860 दिन में इमरान खान साहब की 870 मुलाकातें हुई हैं। सर, ये मुलाकातें कैसे 870 का नंबर आप लोगों की हुकूमत ने कैलकुलेट किया है? इस पे थोड़ा थोड़ा सा हमें प्लीज समझाइएगा। देखिए, इमरान खान एक सजा याफ्ता मुजरिम है और हम्म। जेल के अंदर जो भी बंदा जाता है उसका बकायदा एक जी। रिकॉर्ड मौजूद होता है। और अगर कभी जी। आपको जेल में जाने का इत्तेफाक हुआ है किसी कैदी से मिलने के लिए, तो इवन के हम्म। आपके हाथ पर वो मोहर तक लगाते हैं और ताकि और आपके हम्म। अंदर कोई चीज ले जाने नहीं देते और अंदर से कोई चीज बाहर लाने नहीं देते। जेल का अपना एक हम्म। मैनुअल है, हम्म। एक अलहदा निजाम है। तो जाहिर है अगर हम्म। 870 मुलाकातें क्लेम की हैं हमारे किसी तर्जुमान ने, आप बता रहे हैं कि हम्म। इंटरनेशनल मीडिया पर, तो वो मुशर्रफ बिल्कुल जैदी एग्जैक्ट साहब है फिगर सर। होगा। जेल में तो एक एक, जी जी, एक एक मुलाकात जो है वो रिकॉर्ड पर होती है। तो सर, वो रिकॉर्ड पब्लिक करेंगे आप लोग? मतलब इसमें तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है ना कि कौन गया, कितने बजे गया। ये तो एक बहुत बड़ी बहस का स्टार्ट हो गया है। एक तरफ आप राइट तरीके टू इंसाफ एक्सेस क्लेमेंट है कि सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है। आप राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरखास्त दे दें। और ये हम्म। अगर वो जो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एग्जेम्पशन हासिल है, उसमें अगर ये नहीं आती तो हम इसे पब्लिक कर देंगे। लेकिन चूंकि जरा हम्म। प्राइवेसी होगी उस कैदी की भी, अगर उस कैदी की प्राइवेसी ब्रीच होने का मामला नहीं है तो हमें तो कोई एतराज नहीं कि कौन आया कौन गया। और उस मुलाकात को अगर हम पब्लिक करना चाहें या अगर आप चाहते हैं कि हम्म। पब्लिक कर दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। सर, कैदी की फैमिली और कैदी की पार्टी खुद से कहती है कि पब्लिक करें, बताएं हमें कि कौन से लोग हैं जिनकी 860 दिनों में 870 मुलाकातें होगी इमरान खान साहब से। नहीं, देखिए, ये तो आप भी खुद देखा है राय साहब के बानी तहरीक इंसाफ से एक दिन में कई दर्जन लोग मिलते रहे हैं। और बाकायदा हम्म। तौर पर ये भी हुआ है कि दिन में दो दो तीन तीन दफा भी मुलाकातें हुई हों। यहाँ पर हम्म। इतवार और हफ्ते वाले दिन मुलाकातें हुई हैं, रात को 2-2 बजे भी मुलाकात का इनेकाद किया गया है। तो अगर हमारे हम्म। किसी तर्जमान ने, चूंकि मैं इसको जरा वेरीफाई करूंगा दोबारा, अगर शबर जैदी हम्म। साहब ने इंटरनेशनल मीडिया में कहीं बैठकर 870 का फिगर दिया है, तो वो जिम्मेदार हम्म। आदमी ये हो नहीं सकता कि उन्होंने बगैर किसी रिकॉर्ड के दिया हो। और ये बिल्कुल मालूमात सर, ऐसी ही होंगी और इसमें मुशर्रफ जैदी साहब। जी मुशर्रफ जैदी साहब ने। और ये हो नहीं जी। सकता कि अगर किसी ने क्लेम किया है कि 870 मुलाकातें हुई हैं और रिकॉर्ड के अंदर 370 हो, 470 हो, ये मुमकिन ही नहीं है। जो जेल को समझते हैं, जेल का रिकॉर्ड मेंटेन होता है और ये आज पब्लिक नहीं होगा तो कल पब्लिक हो जाएगा। तो इसमें कोई फर्ज नहीं कर नहीं सर, सकता इस आपने डेटे को अभी कोई। फरमाया आपने अभी फरमाया कि रात के 2-2 बजे भी मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान साहब की। सर, जब गवर्नमेंट की फिर ख्वाहिश हो तब मुलाकात हो जाती है, जब हुकूमत ना चाहे फिर मुलाकात ही होती है। सर, तो यही इंप्रेशन मिलता है। नहीं, हुकूमत की ख्वाहिश की बात नहीं है। एक्चुअली हम्म। रियासत माँ की तरह होती है
और हमने हम्म। बहुत बड़ा एक जब्त का मुजाहरा किए रखा बानी तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया 2 सालों में। चाहे हमने जो ट्वीट्स हम्म। किए, 9 मई हुआ, 26 नवंबर 2024 हुआ, शार दस्तूर पर गोलियां चलाने की मंसूबाबंदी तैयार की गई, लेकिन हमने जो है एक बड़ा दिल रखा और कोशिश की कि उनकी हम्म। मुलाकातों पर पाबंदी ना हो। वकला उनके आकर मिलते रहे, सियासी लोग आकर मिलते रहे। इवन के 26 नवंबर 2024 को अली बिन गंडापुर ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे बार बार प्रेशर डाला जा रहा है बुशरा बीबी की तरफ से कि डी चौक पर आप हम्म। जाएं, और चूंकि हमारे साथ मुसल्ला लोग हैं और डी चौक पर जहर रेड जोन के करीब है, पुलिस होगी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी, कोई नाखुशगवार वाकया ना हो जाए। उस पर भी हमने अली हम्म। बिन गंडापुर की दरखास्त पर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात अरेंज की। चूंकि उनका नुक्ता नजर ये था कि अगर मैं बानी से मिल लूंगा, मैं और बैरिस्टर हम्म। गोहर सॉरी बैरिस्टर सैफ जो है वो कन्विंस कर लेंगे बानी तहरीक इंसाफ को, और यूं जो है हम्म। रेड जोन और डी चौक की तरफ पेशकदमी हमारी रुक सकती है। तो उसमें उन्होंने हम्म। फैसिलिटेट किया। लेकिन बानी तहरीक हम्म। इंसाफ हमारे इदारों के सरबराहान के बारे में एक लो किस्म की जो है जबान इस्तेमाल करेंगे। जो हम्म। ट्वीट्स वो हम्म। बोलते हैं अपने मुखालफिन के मुतालिक, जो ट्वीट्स जो है वो ट्वीट करते हैं और फैमिली की मुलाकात को सियासी मुलाकात में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर तो ज़ाहिर है पाबंदी भी लगेगी, जेल मैनुअल फॉलो भी होगा, और जो लॉ ऑफ हम्म। लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हम्म। वाजे है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यहाँ सजा याफ्ता शख्स हम्म। चाहता है कि मैं सियासत करूं, एक जमात चलाऊं, वजीर आला चेंज करूं और कैबिनेट बनाऊं। खुद ही बानी तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक हम्म। सजा याफ्ता जो है नाअहल शख्स है, इन्होंने 2 सेनेटर्स को टिकट कैसे जारी कर दिया। और मियां साहब हम्म। की वो जो टिकट जारी करने का एक्शन है उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, और वो 2 सेनेट की हम्म। सीटें हमसे छीन गई, बाद में मिल भी नहीं हम्म। सकी। आज ही बंदा हम्म। कहते हैं मैंने जेल से बढ़ के सियासत करनी है, जेल से बढ़ के अच्छा, मैंने मेरे साहब, कैबिनेट बनानी आपकी है। गुफ्तगू से जो सर मुझे समझ आ सका, अगर इमरान खान साहब खामोश हो जाए कुछ देर के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं उनकी। एम आई राइट सर? बिल्कुल हजरत अली का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे पिन्हा होती है, और बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात या जो कुछ यहाँ तक वो पहुंचे हैं अपनी जबान की वजह से पहुंचे हैं। 9 मई भी जबान की वजह हम्म। से हुआ, एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड भी हम्म। जबान की वजह से हुआ, फैज अमीर की तैनाती हम्म। में रुकावट जो बन रहे थे वो भी जबान की वजह से हुआ। मेन मसाइल उनकी जबान की वजह से हैं, अपने मुखालफिन को गालियां इसी जबान से देते हैं। अगर वो अपनी जबान में कोई हम्म। शीरीपन ले आए और कुछ अरसे के लिए वाकई खामोश हो जाए और अपनी सजा को फेस करें और कोर्ट्स में हम्म। अपने जो ट्रायल है उनको फेस करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग अपील है उसका फैसला कराएं, हम्म। तो मेरे ख्याल से उनके लिए नर्म गोशा पैदा हो सकता है, और वो नर्म गोशा सियासी हम्म। हलकों में भी होगा और बाकी हलकों में भी होगा। हम्म। लेकिन जब बानी तहरीक इंसाफ जिसको देखते हैं मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को हम्म। लगता ही नहीं है कि ये बंदा सियासी जिदोजहद करने के मूड में है या ये बंदा अस्करी जिदोजहद करने के मूड में है। मुसल्ला जिदोजहद कभी सियासतदान नहीं करते, सियासतदान की जबान शीरी होती है, लॉजिक होती है, उसमें हम्म। दलील होती है, लचक होती है, वो इस शख्स की जबान में नहीं हम्म। है। तो जाहिर है सारे लोग इसे हम्म। ऑफेंड ही होंगे। अच्छा, यू ब्रॉट अप एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट से आपका मुतालिक है कि इंटरनेशनली इमरान खान साहब कुछ तनहा हो गए, इंटरनेशनल पावर्स को वो एब्सोल्युटली नॉट पसंद नहीं आया था? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इमरान खान के मुझे मौका दीजिएगा, पूरी जिंदगी तजादात पर मबनी है। ये शख्स जी। कहता है कि मैंने बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की, 1996 में हम्म। से जमात की बुनियाद रखी, 97 में तो इलेक्शन हो गए, ये प्रॉपर कंटेस्ट नहीं कर सका। 2001 में मुशर्रफ का सहूलतकार बना, मुशर्रफ के रेफरेंडम हम्म। को शख्स ने सपोर्ट किया, 2007 तक हम्म। सपोर्ट करता रहा, 8 में हमारे साथ आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, 2011 में शख्स शुजा पाशा की झोली में बैठ गया, 2014 में हम्म। शख्स जहीरुल इस्लाम की झोली में बैठ गया, 2017 में फैज हम्म। अमीर की झोली में बैठा, 18 से 22 तक ये कहता रहा कि फलां कौम का बाप होता है। जब उन्होंने इन्हें हम्म। गोद से उतार दिया तो इन्होंने इन्हें मीर जाफर हम्म। और मीर सादिक बना दिया। जिस अमेरिका के हम्म। गुण गाते थे कि ट्रंप जो है मैं इतना हैंडसम हूं कि ट्रंप की बीवी भी मेरे साथ सेल्फी बनाती है, आके ये गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पर, और जब उतरने लगे तो हम्म। कहा जी एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जब एब्सोल्युटली नॉट हम्म। का नैरेटिव आपने बेच लिया, इलेक्शंस हो गए, हम्म। इलेक्शन में आपने फायदा उठा लिया, फिर आपने रिचर्ड ग्रोनल के पास अपने दोनों बेटे भेज दिए जो ट्रंप का एडवाइजर है कि जाओ मेरे एनआरओ की हम्म। बात करो। रिचर्ड ग्रोनल कैसे रिहा हम्म। करा सकता है आपको? रिचर्ड ग्रोनल को हम्म। इस्लामाबाद हम्म। हाईकोर्ट को अप्रोच तो नहीं कर सकता कि इसको बरी कर दें। रिचर्ड ग्रोनल यही कर सकते हैं कि हम्म। हुकूमत पाकिस्तान में प्रेशर डाले और हुकूमत पाकिस्तान इन्हें एनआरओ दे, और एनआरओ के लिए जरा इमरजेंसी नहीं लगी हुई, आइन मौजूद है, उसके लिए मैं आइन अमेंडमेंट करना हम्म। पड़ेगी या कोई ना कोई जरा हम्म। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना पड़ेगा। बेसिकली हम्म। अगर अमेरिका या मगरिब ने इसके साथ ज्यादती की है तो ये अपने बेटों को क्यों हम्म। भेजते हैं, अपनी बेगम को क्यों कहते हैं कि लॉबी करो? पूरी जूश लॉबी इसलिए हम्म। लॉबी करती है। बेसिकली ये हम्म। तजादात है। अगर एब्सोल्युटली नॉट आपने लगाया था, अमेरिका ने वाकई मुदाखलत की थी, तो फिर आपको दोबारा हम्म। अमेरिका का मुंह नहीं देखना चाहिए था। चाहे कि आपके बच्चे जो है वहां जाकर खाने खा रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल के साथ, आपकी हम्म। वहां जो है शहबाज गिल जैसे लोग जो है वो हाउस ऑफ सेनेट में
हाउस ऑफ कांग्रेस में जाके करारदादे पास कर रहे हैं। ये तजादात हैं इसकी जिंदगी के, और इन तजादात की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स जो है बेसिकली इसके कॉल ऑफ फेल के अंदर जो है वो मुताबिकत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, मेरे सब पर्सनली मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक, आप बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन, सीजन्ड आदमी हैं, इमरान खान साहब का नैरेटिव किसी हद तक ठीक था कि कोई फॉरेन मुदाखलत की इंटरवेंशन हुई थी, अमरीकी मुदाखलत, कोई हुआ था कुछ ऐसा नहीं मामला? नहीं, कोई ऐसी अमरीकी मुदाखलत नहीं हुई थी। ना अमरीकी इतने फारिग हैं कि उन्हें जो है पाकिस्तान में वजीर आजम की तब्दीली में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। देवर हम्म। वेरी कंफर्टेबल विद द गवर्नमेंट। और जाहिर है पाकिस्तान की हम्म। फॉरेन पॉलिसी कोई इमरान खान के जाने से तब्दील नहीं हो गई। जनरल बाजवा हम्म। मौजूद रहे, फैज हमीद इनके हटने के बाद भी 6-8 महीने, मेरे ख्याल से 7-8 महीने मौजूद रहे। तो ये गलत एक हम्म। नैरेटिव बनाया, उल्टा हमारे मगरबी ममालिक से ताल्लुकात को सबोताज करने की कोशिश की। जिस तरह इस शख्स ने हम्म। IMF को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने गल्फ को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने हम्म। चाइना को नाराज किया, जिस तरह इस शख्स ने पार्लियामेंट में खड़े होकर टर्की के बारे में बातें की, किकबैक्स की हम्म। बातें करता रहा, इसी तरीके से इस शख्स ने, इसको पता ही नहीं था कि मैं कितनी अहम पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठा हुआ हूं। और आप जब मिनिस्टर पोजीशन साहब, ऑफ I'm ट्रस्ट पर sorry होते हैं for the तो आप इस intervention. तरह की I'm जबान sorry. I'm इस्तेमाल ही नहीं sorry. करते किसी भी मुल्क माजरत के से, बारे में। मिनिस्टर साहब, I'm sorry for the intervention. माजरत के साथ, you just said कि पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज थे, so are you trying to tell me कि पाकिस्तान की पॉलिसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI साहब बनाते हैं? नहीं, मैं मेरा ये है कि चूंकि उस वक्त जब रजीम चेंज हुआ या पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत चेंज हो गई, तो जाहिर है जी। पाकिस्तान में एक स्टेक होल्डर है जी। एस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड हम्म। कंट्री है। हमारे पास हम्म। 3 बॉर्डर्स जो हैं वो आपके पहले हम्म। इनसिक्योर हुआ करते थे। अफगानिस्तान, जी। भारत और ईरान में अल्लाह का फजल हुआ, जी। शहबाज साहब की बेहतरीन डिप्लोमेसी की वजह से ईरान का बॉर्डर आपका सेफ हुआ। और ज़ाहिर है हम्म। अफगानिस्तान के साथ ज़ाहिर है आपकी जो है खटपट लगी रहती है, लेकिन भारत का बॉर्डर तो उसमें ज़ाहिर है आपके मुल्क में आप इदारों के किरदार को माइनस नहीं कर सकते। आप एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क हैं। मैंने आपके सवाल का सर। जवाब दिया कि क्या जो है हुकूमत की तब्दीली के बाद क्या कोई आपकी फॉरेन पॉलिसी में मेजर शिफ्ट आया? मैंने कहा मुझे नहीं लगता जी। कि कोई मेजर शिफ्ट आया, चूंकि ज़ाहिर है मैं उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं था, ना मुझे उस वक्त की फॉरेन ठीक है। पॉलिसी का पता। लेकिन मुझे ये लगता है कि बानी तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ वो नैरेटिव अपने जाती मफाद के लिए बनाया, और ठीक है। उससे ठीक पाकिस्तान है। की फॉरेन पॉलिसी को इरिपेरेबल लॉस हुआ। ठीक है। सर, फाइनली ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब को कहीं जेल से शिफ्ट करने की आजकल बड़ी बेचैन गोइयां हैं, बड़ी हर जगह पे कहीं गुफ्तगू हो रही है। सर, आप हुकूमत का हिस्सा है, और वो जो बाकायदा ताकतवर या खबर रखने वाले वुजरा में से एक आप हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कब शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ खबर दे दें सर। नहीं देखें, तजवीज बिल्कुल आई थी हमारी कुछ जो सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी जो सिविलियन साइड पे स्पेशल ब्रांच है, IB है, हम्म। हम्म। उन्होंने हम्म। रिपोर्ट दी थी कि जाहिर है जब इतने लोग अडियाला के बाहर इकट्ठे होते हैं तो उस एरिया में भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, और ये कोई अच्छा हम्म। प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा। एक जुड़वा शहर हम्म। के नजदीक जो है जेल के अंदर बाकायदा तौर पर आप बाहर जाकर एहतजाज करें, और जिस तरीके से आप माहौल बनाएं, तो उससे जाहिर है बाकी कैदियों को भी मुतासिर होते हैं। ज़ाहिर है जुड़वा शहर है इस्लामाबाद, पिंडी, सिक्योरिटी भी मुतासिर होती है। तो हमने तहरीक इंसाफ के लोगों पे वाजे कर दिया था, इनके वजीर आला पे भी, बाकी लोगों पे भी, कि अगर आप इस सिलसिले को हम्म। आगे चलाएंगे तो फिर जेल हम्म। मैनुअल में शिफ्ट करने के ऑप्शन मौजूद है। कैदी शिफ्ट होते रहते हैं, तो फिर हम इन्हें हम्म। शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन अभी तक इस पर कोई गौर नहीं हुआ। और अगर ये बिहेव हम्म। करते हैं और अडियाला में कोई बाहर कोई नया जो है वो तमाशा नहीं लगाते, तो हम क्यों इन्हें शिफ्ट करेंगे? लेकिन अगर ये बिहेव हम्म। नहीं करते और जाहिर है बाकी कैदियों के फंडामेंटल राइट, एक कैदी सबोताज करने की कोशिश करते हैं, उसकी फैमिली मेंबर या उसकी पार्टी या हम्म। उसका वजीर आला, तो फिर जाहिर है देयर आर मेनी ऑप्शंस कि हम इन्हें किसी ऐसी जेल में हम्म। शिफ्ट कर दें जहां पर जाहिर है कम से कम इस तरह ना हो कि वो हार्ट ऑफ द सिटी और एक आप हम्म। कैपिटल सिटी के करीब हो, और आपका पूरा इलाके का जो नक्शे अमन है वो मुतासर हो रहा हो। सर, जस्टिस जहांगीरी वाला फैसला, डोंट यू थिंक सो कि जुडिशियल कमीशन डिसाइड करता तो ज्यादा बेहतर होता, अदालत की बजाय? जी, मैं सिर्फ इस पे आपको बता दूं, जिससे जहांगीरी साहब के फैसले को, बीइंग लॉयर, एक तो बात है जितने भी लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें कानून का पता ही नहीं है। बेसिकली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या चीज डिसाइड करता है कि जज का कोई कंडक्ट गलत हुआ हो। अगर जज की तैनाती की गलत हुई हो, यानी बुनियाद ही गलत हो, उसका जो यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहें आप, या बार की मेंबरशिप उसको दी गई, बीइंग लॉयर जब वो रजिस्टर हुआ वही गलत थी, तो ज़ाहिर है जब आपकी बुनियाद ही खत्म हो गई और आपकी तैनाती खत्म हो गई, तो ज़ाहिर है फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो मामला तब जाता कि आप लोग का कंडक्ट गलत होता, बीइंग जज आपने गलत काम किया होता। लेकिन हमने तो आपका जो, अगर आप इस फैसले को पढ़े, उन्होंने बुनियाद खत्म की है कि बीइंग जज ये एलिजिबल ही नहीं थे जज बनने के, क्योंकि वकील ही नहीं थे। और उसकी अगर आप देखेंगे उसमें हमने तो, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने तो कुछ नहीं किया। अगर आप पे UMC का केस बना, आप मानते हैं, UMC केस के दौरान आप पे 3 साल बैन हुआ, आप मानते हैं,
3 साल बैन के दौरान आप एक और नाम से अपना नाम आपने रजिस्टर्ड करवाया, आगे जो है कागजी का फर्क डाल दिया, और उसके बाद आप एक नए नाम से या उसमें जो थोड़ा सा फर्क आपने डाला, रजिस्ट्रेशन कराई, और फिर आपने उस नाम से एग्जाम दिया। और ये भी कोई नहीं पता कि आप अगर जो है यूएमसी केस को फेस कर सकते हैं 3 साल बैन होने के बावजूद। अगर आप नए नाम से जो है इम्तिहान दे सकते हैं, तो क्या पता फिर यहाँ पे खुद बैठे थे, कोई बंदा बैठा हुआ था। ये सारी चीजें मौजूद हैं, आप इसको साबित नहीं कर सके। मुझे बताएंगे, अगर मैं कहूंगा आपकी फलां डिग्री जाली है, या आप मुझे कहेंगे आपकी फिजिक्स की डिग्री जाली है, मैं आपको अब भी बता दूंगा मेरे आगे पीछे ड्यूरिंग एग्जाम कौन कौन लोग बैठे हुए थे। रोल नंबर जमानी याद होगा, कई क्लास फेलोज का पता होगा। अब तारिक महमूद जहांगीरी ने अगर जाली डिग्री के बेस पे 35 साल वकालत की है, तो 36वें साल आप उसे इसलिए नाअहल ना करें या उसको बरतरफ ना करें क्योंकि वो जज हो गया सुप्रीम कोर्ट का। ये तो ऐसी मिसाल है कि एक बंदे ने कत्ल किया हो और 36वें साल वो पकड़ा जाए, नहीं क्योंकि मैं 35 साल आजाद रहा हूं तो मुझे अब भी सजाए मौत ना दे। ये कोई दलील नहीं है। मैं बल्कि समझता हूं कि जैसे जहांगीरी ने ये जो केसेस हैं, सियासी केसेस, इनको टेकअप ही तभी किया जब उसे लगा कि मुझे फारिग करेंगे या उसकी डिग्री की छानबीन शुरू हुई। तो उसने, इस मुल्क में एक आदत है कि फौरी तौर पे अपने मामले को सियासी मामले तरीके से जोड़ दें। तो जैसे जहांगीर का केस बिल्कुल सिंपल है, अगर उनके पास अनडेनेबल एविडेंस मौजूद है, इसकी रिट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाकर अपनी डिग्री को दुरुस्त साबित करें और बहाल होकर वापस आ जाए। अनिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जनाब हुज़ैफा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत गुफ्तगू कर रहे थे अपने मौजूदा टॉपिक के ऊपर, इमरान खान साहब को जेल से मुंतकिल करना हो जाए या माजी में व्हाट हैपेंड, उसके ऊपर गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने। एट वंस हमने देखा कि 9th में के केसेस में, पहले तो खैर काफी सारे केसेस में काफी रहनुमा पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिनको पहले भी सजाएं हो चुकी, लेकिन आज फिर से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, आगे एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब को फिर से 10-10 साल सजाएं। बट एक डेवलपमेंट जो कि माजी में बहुत डिस्कस हुई है वो शाह महमूद कुरैशी साहब है। एक दफा फिर से 9th में के एक और मुकदमे से बरी कर दिया गया। What exactly is going to happen? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट सम पॉइंट माइनस इमरान खान या सम पॉइंट के लिए, कुछ देर के लिए ब्रेक, जिस तरह माजी में भी एक दो रहनुमाओं ने कहा इमरान खान साहब के, कुछ नहीं तो ब्रेक ही लेने कम अज कम। झगड़ा साहब सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, शाह महमूद कुरैशी साहब जहां बरी होते हैं वहीं पर आपके 4-5 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के, उनको 10-10 साल आज फिर सजाएं हुई हैं। सर, इज इट पॉसिबल कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी में कोई इस तरह की स्पेस या इस तरह की जगह दी जाए, कोई इस तरह की लीडरशिप दी जाए कि यार कुछ संभालने की पोजीशन में है शाह महमूद कुरैशी साहब एट दिस मोमेंट? देखिए, मैं इस बयानिए पर एतराज करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब भी पार्टी के वाइस चेयरमैन है और उनके साथ भी ज्यादती हो रही है जो वो जेल में है, और उन्होंने भी उस सख्ती में इमरान खान साहब का साथ दिया है। और यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, महमूद और रशीद साहब, ये सारे भी जो हैं ये भी इक्वली लॉयल है। इनमें किसी को ज्यादा या कम लॉयल करना ये भी गलत है। और ये जो सवाल है ना कि जी ये हमारा जस्टिस सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा, ये सवाल हुकूमत से बनता है। जो फिलहाल फेयर कोर्ट्स इनफ। में हो रहा है, देखिए जो फिलहाल जी कोर्ट्स में हो रहा है, वो तो मेरे ख्याल में उसको अंग्रेजी में एक टर्म है फेट अकॉम्प्ली, कि बस ये होना है। आपने इन जजमेंट्स की मेरिट्स भी देखी हैं, आपने इन जजमेंट्स की जो है वो जो रीजनिंग है वो भी देखी है। आप अगर देख लें कि राना सनाउल्लाह के घर के घराव जलाओ केस में जब उमर अयूब और शिबली फराज को जो है वो 10-10 साल की सजा दी गई, या इस टाइप के जी केसेस में कवन शौजब को या फिर जरताज गुल वजीर को, जो वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे उन केसेस में, ये किस किस्म की लॉजिक है? ठीक है। तो यही तो प्ली आप मेरे लोग इन ख्याल में डेज टू ये कम ले सारा सकते हैं ना सवाल, बाकी केसेस में के, यही प्ली आप लोग इन डेज टू कम ले सकते हैं ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाला एक है, अब आपके पास आ गया केस के, अगर वो कराची में थे तो सजाएं नहीं हुई, बरी हो गए, तो बाकियों को फिर कैसे हो रही? बिल्कुल ये प्ली ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर अदालती निजाम जो है वो आजाद नहीं है फैसले करने का, तो फिर आपकी प्ली लेने का या ना लेने का जो है वो फायदा क्या? ले तो हम रहे हैं इसी अदालती लेकिन झगड़ा निजाम साहब, के कल भी अगेंस्ट, तो हम आप स्ट्रगल तो अदालती कर रहे हैं। हुक्मनामा ही लेकर गए ना अडयाला जेल, हुक्मनामा ही अदालती लेकर गए ना आप इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, सो अदालतें फैसले तो कर रही। अदालतें अपनी फैसले इंप्लीमेंट करती है। जो आपने अडियाला जेल की बात की, कल जो है वो हमें बुलाया गया, 6 लोग गए, लेकिन अभी तो हमें भी पता है ना कि हम वहां पे जाएंगे,
वहां पुलिस वाले जो हैं वो अपनी आंखें नीचे करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो गलत जो है वो कर रहे हैं। आपके गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन, चूंकि उन्हें किसी गोरों के चैनल पे कहना है, तो वो इतना बड़ा झूठ कह देंगे कि 870 मुलाकातें इमरान खान की हुई हैं। ठीक है जी, जी उस 870 का हिसाब कोई दे कि कैसे 123 हफ्तों में 870 मुलाकातें उन्होंने बराबर की हैं, जब हफ्ते की 2 मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल्ड है। तो ये हो गई जी 246। 246 में आपने देखा है कि जुमेरात की मुलाकात तो किसी भी जुमेरात को अक्टूबर 2024 से नहीं हुई। 60 हफ्ते तो ये हो गए। फैमिली की कभी होती है कभी नहीं होती, पिछले 8-9 हफ्ते में एक बार हुई है। ठीक है जी, ये इन चीजों का अदालत को जो है वो नोटिस नहीं लेना चाहिए। फिर आप ये देख लें कि इसके अलावा कहा जाता है जी, जो पहले नहीं, इमरान खान से क्यों मुलाकात नहीं हुई थी, इस पे भी ट्रांजिशन हम हुए हैं इस बात से कि जी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये जेलर का इख्तियार है। तो ये कि इमरान खान के जो मैसेजेस हैं वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा चले, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट भी जो है जो कि कोई पाकिस्तान में नहीं मानता, लेकिन अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट हम फेस वैल्यू पे ले, तो बुशरा बीबी की 9 हफ्तों से क्यों अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, उनका तो कोई पैगाम बाहर नहीं निकलता ना। देखिए, ये निजाम एक्सपोज हो चुका है। इस निजाम के पास जो कुछ छुपाने का है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मंजर आम पे आए, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो इस हुकूमत की इलीगैलिटी हो। और उसकी वजह से उसको पूरा अदालती निजाम जो है वो लॉ डिपार्टमेंट का एक सब डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। अब हम जो है वो इसमें तैमूर साहब, स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, रिसेंटली पूरी दुनिया जो है वो सिंस देख यू रही है, ब्रॉट बट अप व्हाट बुशरा डू बीबी, डू? सिंस यू ब्रॉट अप जी बुशरा बीबी साहिबा, मैंने रिसेंटली देखा एक रिपोर्टर है हमारे रूटीन में अडयाला जेल से रिपोर्ट करते हैं, उन्हें रिपोर्ट किया हुआ था कि बुशरा बीबी साहिबा का कुछ सामान रिसेंटली भिजवाया गया है। तो सामान कोई वकील लेके गया होगा या फैमिली मेंबर लेके गया होगा, मुलाकात तो ही होगी ऑब्वियसली पे। ना, या तो आप साबित कर दें कि मुलाकात हुई है। वो ट्वीट मैंने भी देखी थी कि जी उनको कुछ सामान जो है वो भिजवाया जी गया, बिल्कुल भिजवाया जी होगा। सामान भिजवाने में और मुलाकात करने में जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। किसी ने ये नहीं डिनाई किया कि बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे 8-9 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपके एक कॉलीग हैं मुनीब फारूक, उनको मैं सुन रहा था, उनके व्लॉग में वो कह रहे थे कि जी हुकूमत ने कह दिया कि इमरान खान की 870 मुलाकातें हुई हैं, तो ये तो अभी पीटीआई वाले जो है वो डिसप्रूव करें। भाई, पीटीआई वाले क्यों डिसप्रूव करें? देखिए, कुछ मैं जर्नलिस्ट को भी कहूंगा, कोई बेसिक इंटेग्रिटी रखें। जब हुकूमत कह रही है 870 मुलाकातें हुई हैं और टोटल 120 हफ्ते हुए, तो हुकूमत से कहे ना कि अभी उन मुलाकातों की लिस्ट दें। आपको भी अच्छा, पता ये है कि हमारे, जहां पे, बात इफ यू सुन ले, अलाउ बात मी, सुन ले, इफ यू जहां पे अलाउ 6 मी, लोग, जहां पे, बात सुन ले, जहां पे 6 जी लोग गए होंगे वो जो एक दिन मुलाकात की होगी, उसमें 6 मुलाकातें डाली होंगी। जहां पे 6 वकील मिले होंगे वो भी डाली होंगी। जहां पे कोर्ट रूम में, जो कि वो मुलाकात का टाइम नहीं है, वो यस कोर्ट का केस है, 20 लोग होंगे, वो भी 20 डाले होंगे। जहां पे कोई इमरान खान को खाना देता है वो भी मुलाकात में डाली होगी। अब ये साबित करें ना, ये उनसे ये पूछें मैं कि वही ऐड करने 870 लगा की था लिस्ट आप ही की देखी कि बात में, आपने हमारी भी पब्लिक इसके के लिए ऊपर क्लेम जर्नलिस्टिक किया। सर्कल्स में बहुत डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर कि ये मुलाकातें कैसे हुई। तो हम भी इसी कंक्लूजन पे सारे पहुंचे हुए हैं कि जितनी समातें हुई होंगी प्रॉब्ली वो भी काउंट की गई होंगी कि इन दिनों पे मुलाकातें होती रही इमरान खान साहब की। दैट्स द रीजन कि ये नंबर सामने आता है फिर। यानी कि आप भी एग्री करते हैं कि झूठ कह रहे हैं। तो जब झूठ नहीं, कह ये रहे हैं तो कैलकुलेशन झूठ है की हमारी कोई रफ सी सजा जो है कैलकुलेशन है, वो दो नहीं कि होनी। प्रूफ तो गवर्नमेंट ने करना है, गवर्नमेंट ने नंबर देना है, डॉक्यूमेंट देना है कि यार ये फ्लाप फ्लाप लोग हैं, इनकी मुलाकात हुई। जी। लेकिन ये कैलकुलेशन बनती कुछ इसी किस्म की है जिस तरह आप बना रहे हैं। अच्छा झगड़ा साहब, इमरान खान साहब के साहबजादे जनवरी में आ रहे हैं पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल आपकी जो मैनेजमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको उस पर? मैंने टीवी इंटरव्यू पे सुना है, लेकिन आई एम ऑफ द व्यू कि उनको बिल्कुल आना चाहिए। एंड आई एम ऑफ द व्यू कि उनको अपने वालिद का इशू बिल्कुल जहां तक हो सकता है वो इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। ये उनका हक है। ठीक है जी। और ये हक उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जितना इंटरनेशनलाइज की बात आप कर रहे हैं हो चुका है इंटरनेशनली, इमरान खान साहब के बारे में इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, कोई रिपोर्ट्स भी छप रही हैं। इससे फर्दर लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इतना प्रेशर जितना इंटरनेशनली बिल्ड हुआ है उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है एज इट इज वो कहते हैं कि जनाब वो केसेस हैं, सजाएं हुई हैं, वो अदालतों में भुगते केसेस। What I would hope and what I would expect are two different things. ओके, What I would व्हाट आर द hope is होप्स एंड very व्हाट डू यू simple. एक्सपेक्ट? What I would hope is very simple कि इमरान खान को इंसाफ मिले।
क्योंकि Okay. अगर हम सब जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी फर्द वाहिद से ज्यादा जरूरी है, फिर आई एम सॉरी, लेकिन जब 25 करोड़ अवाम ने जो है वो ये दिखा दिया कि आपके 2-3 साल के नैरेटिव बनाने के बावजूद वो रिस्पेक्ट वही बात करते हैं जो इमरान खान के मुंह से निकलती है। यू हैव लॉस्ट द नैरेटिव वॉर, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो इमरान खान पे केसेस बने हैं और जो इमरान खान के ट्रायल्स हैं, वो आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज थी, जो यूएन बॉडी ऑन आर्बिट्री डिटेंशंस थी, जो फिलहाल यूएन रपोर्टर ऑन टॉर्चर हैं, जो उससे पहले ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने इन पे 26वीं तरमीम पे 27वीं तरमीम पे इन सब पे ब्लैक एंड व्हाइट में कहा है कि ये सब गलत है। जहां तक इमरान खान की बात है, वहां पे कहा है कि इमरान खान के ट्रायल गलत थे, उन्हें फ्री ट्रायल भी नहीं मिले, और उनकी डिटेंशन भी गलत है, और कि उनको जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जा रहा है वो टॉर्चर है। ठीक है जी। अब मैं क्यों कहता हूं कि आई वुड होप कि खुद से ठीक हो, क्योंकि एक्चुअली ना ये चीजें जो है ये पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रही हैं। इनका करना जो है वो रियासत को या पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रहा, कमजोर कर रहा है। एंड व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज कि जब आपके लिए अपने सिस्टम्स काम नहीं करते तो आपने कहीं तो वो इशू उठाना पड़ता है ना। तो इसलिए जब लोग कहते हैं कि देखें ये हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, ये इंटरनेशनली ना उठाएं, आप डोमेस्टिकली आइन का, कानून का, इंसाफ का कोई रास्ता तो छोड़े ना, ताकि लोग जो है वो उठा सके। सर फाइनली ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब को जेल से मुंतकिल किसी और जेल या कुछ इस किस्म का भी गौर है? पीटीआई इज ओके विद दैट कि अगर इमरान खान साहब को मूव कर दिया जाता है कासिम मार्केट या किसी और जेल में मूव कर दिया जाता है तो? The people of Pakistan are not okay with that. पाकिस्तान के अवाम को जो है इमरान खान के साथ कोई ज्यादती मंजूर नहीं है, लेकिन अगर किसी का ख्याल है कि इमरान खान को किसी और जेल में डाल के या इमरान खान की मोहब्बत खत्म हो जाएगी या इमरान खान की स्पिरिट जो है, उनका हौसला जो है वो टूट जाएगा, वो नहीं टूटेगा। जब इमरान खान को जेल में डाला था, राना सनाउल्लाह ने खुद का जी, जेल मूव करने से उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब दे थिंक कि हम किसी मोर सिक्योर जगह पे मूव करना चाहते हैं इमरान खान साहब को, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नहीं, आप मुझे बता दें क्यों मूव करना चाहते हैं? दे थिंक किसी मोर सिक्योर जगह पे, दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट थिंक्स दैट, वो ये बोलते हैं, ये ये तो कहते हैं। मैंने नहीं सुना। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई उनसे जाके मिल ना सके ना। ठीक है, सिक्योर का तो ये मतलब देखें, हमारा निजाम वहां पे पहुंचा है जहां पे इसके बावजूद कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, तरक्की 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 कही जा रही है, कि 4 साल बाद भी इस हुकूमत को इमरान खान के अल्फाज से इतना खौफ है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और ये तभी एक हुक्मरान करता है जब उसकी लेजिटिमेसी और पॉपुलैरिटी नहीं होती। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे, लेकिन जिस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने पूरे मीडिया को आजाद किया, और 1999 से 2006 या 7 तक जो है वो मीडिया की आजादी का दौर था, जिससे पहले कभी पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं हुई थी। जब मुशर्रफ की लेजिटिमेसी गई जुडिशियल क्राइसिस में, उन्होंने सारे चैनल बंद कर दिए। सच आप तभी नहीं सुनना चाहते जब आप सर वेरी लास्ट क्वेश्चन, सर वेरी लास्ट क्वेश्चन, मैं कल कहीं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स में डायरेक्टली फौज के सरबराह के ऊपर तनकीद आती है। दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, पॉलिटिशियन एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू भी करते हैं, जब आप फौज के सरबराह को बार बार लेके आते हैं, डोंट यू थिंक सो कि आपके चैलेंजेस, आपकी जमात के चैलेंजेस उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसके ऊपर जरा दोबारा आप लोग को रिव्यू करना चाहिए कि हमें पॉलिटिशियंस जो है, पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियन हो तो ज्यादा बेहतर? डोंट यू थिंक सो? जी देखिए, कल मेरे से किसी ने पूछा कि जो तनकीद होती है इदारों पे इमरान खान की ट्वीट्स पे कि वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और हालांकि उसको थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट भी किया गया है, मैं आपको वही जवाब दे देता हूं जो मैंने वहां पे दिया। एक तो ये कि देखिए, वही डिस्कशंस हमें करनी चाहिए जहां पे आपको और मुझे दोनों को आजादी राय जो है
वो फ्रीली, फेयरली एंड सेफली एक्सप्रेस करने का मौका हो। दूसरा ठीक है। ये कि मैं बिलीव करता हूं और जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि ना तो मैं खुश होता हूं कि इदारों पे तनकीद हो, ना मैं खुश होता हूं जब इमरान खान के साथ जुल्म हो, ना मैं खुश होता हूं कि यहां पे पॉलिटिकल डिसेंट के लिए स्पेस ना हो, ना मैं खुश होता हूं कि सिविल निजाम जो है वो हाइब्रिड निजाम बने। ठीक है, मैं खुश तभी हूंगा एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक चले और जब हर इदारों पे इत्मीनान हो, क्योंकि पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है। तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपको। नाज़रीन, जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनको हमने डिस्कस किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी पाकिस्तानी कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर ऐसे क्राइसिस आ जाए कि जिसके ऊपर बार बार बात करते करते हमें ये लगना स्टार्ट हो जाए कि यहाँ से कम बैक कौन करेगा, यहाँ से वापसी क्या मुमकिन भी है। और एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, जो रियलिटी है वहां पर हम डिनाई कर सकते हैं, माने ना माने, बट रियलिटी तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। लेकिन बहरहाल बार बार मैं तो इस चीज के ऊपर बात करता हूं कि निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, बैठकर बात करना ही मामलात को आगे लेकर चलेगा। कुछ किसी भी टाइम पर बैठ जाइए, वही हाई टाइम होगा, जितना लेट होगा उतना नुकसान होगा। बाकी देखिए व्हाट हैपेंस इन डेज टू कम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नारिन, कल से साबिका जस्टिस जहांगीरी साहब वाला मामला बहुत हाईलाइटेड है, बहुत सारे लोग उसमें से बहुत सारे नुकात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमने जहमत दी जनाब मियां दाऊद साहब को, एडवोकेट हैं, दो कि उनका पहला केस नहीं है कि जिसके नतीजे में कोई जज साहब घर गए हो। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं अगले दिन भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सीनियर वकला हैं, उनके पोर्टफोलियोज होते हैं कि फलां केस में वकील थे, फलां केस में वकील थे, फलां जज साहब के सामने थे। लेकिन मियां दाऊद साहब पाकिस्तान के वाहिद वकील हैं कि जिनके पोर्टफोलियो के ऊपर दो तीन जजेस हैं कि उनके केसेस की वजह से दो तीन जजेस घर गए हैं। मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। इतना खौफनाक थैंक यू काम वेरी करा मच। दिया आपने। आई डू अंडरस्टैंड कि आप इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान फंसे हुए थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, कल से एक ही बहस चल रही है कि यार मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था, वो डिसाइड करते, वो इसको देखते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने ही एक जज को घर भेज रही है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, थोड़ा सा प्लीज को तफसील से समझाइएगा हमें। देखिए, ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की और कोवरेंटो की बहस है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने PLD 1998 पेज 161 सफा नंबर पैराग्राफ 81 के अंदर बड़ा वाजिया कर दिया कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो सिर्फ जज साहबान के कंडक्ट को देख सकती है। और पैराग्राफ 84 के अंदर ये वाजिया कर दिया कि किसी जज के खिलाफ कोवरेंटो की कार्रवाई जो है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, इस सारे मामलात को मुतल्लका हाई कोर्ट जो है वो अपने साथी जज के खिलाफ रिट ऑफ कोवरेंटो में देख सकती है। चूंकि हमारे जो दूसरी नुक्ता नजर रखने वाले लोग जो हैं, वो चूंकि अपनी पसंद का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, इसलिए वो आधी बात जो है वो बता रहे हैं, आधी बात नहीं बता रहे। कोवरेंटो के अंदर अगर किसी जज की क्वालिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी का, प्रोसेस का, अपॉइंटमेंट के तरीकेकार के अंदर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, तो उसको रिट ऑफ कोवरेंटो में देखा जा सकता है। जज साहबान रिट ऑफ कोवरेंटो में, हाई कोर्ट के जज साहबान जो है वो उनकी तैनातियां कलदम करार दी जाती रही हैं। इसी 1998 के मलक असद अली केस का की बुनियाद के ऊपर सिंध के अंदर 2009 में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त के ऊपर सिंध के 5 जज साहबान ने अपने एक साथी छठे जज की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो गलत करार दे दी थी, क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर आईनी जो लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए गए थे। यस सर, व्हाट नेक्स्ट? जज साहब फारिग हो गए, जस्टिस जहांगीरी इज नो मोर जस्टिस जहांगीरी। इनकी जो तनख्वाहें लेते रहे, जो ये फैसले कर चुके हैं माजी में बीइंग जज, उससे पहले अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, जो जिन जिन सरकारी ओहदों पर रहे, वो वहां से जो मराहत तनख्वाहें लेते रहे, उन सब का क्या होगा? या यहाँ पर कहानी खत्म हो गई कि जस्टिस जहांगीरी इज नो मोर जस्टिस जहांगीरी, ये चैप्टर यहाँ का यहाँ क्लोज हो गया? देखिए, असूली तौर के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए 31 जुलाई की जजमेंट जो है उसको मलूज़े खातिर रखकर कहा जाए, तो अब जो तारिक महमूद जहांगीरी है, इनके नाम के साथ जस्टिस नहीं लिखा जा सकता, इनको जस्टिस नहीं कहा जा सकता, जज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पहले दिन से कलअदम हो गई है। और 31 जुलाई की जजमेंट की रोशनी में, जिसमें PCO के 103 जज साहबान जो है वो निकाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने उनसे तनख्वाहों की रिकवरी की भी जो है वो बात की थी, लेकिन उनके फैसले जो है उनको प्रोटेक्शन करार दे दी गई थी। तो मेरी जाती कानूनी राय में तारिक जहांगीरी साहब से
जो है वो जितनी भी उन्होंने तनख्वाहें और मराहत ली हैं वो रिकवर की जानी चाहिए, वसूल की जानी चाहिए, कानूनी तौर के ऊपर वसूल की जानी चाहिए, क्योंकि वो कभी वकील ही नहीं थे, कभी जज ही नहीं थे। उनकी बेसिक जो एलएलबी पार्ट 1 है और पार्ट 2 की बुनियाद के ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो सारा कानून की नजर में गैर कानूनी करार दे दिया गया। इसलिए उनके फैसलों को तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, लेकिन इनसे मराद जो है, तनख्वाह जो है वो रिकवर की जा सकती है। इनको पेंशन और तनख्वाह जो है वो तो अब बिल्कुल नहीं मिलनी। की जा सकती है या की जाएगी, या आप वो केस फॉलो करेंगे? अब देखिए, मेरी जिम्मेदारी बतौर वकील जो मेरा वकला का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक इतनी ही थी कि अपने अदारे के अंदर बेहतरी के लिए इकदाम उठाना, अमली इकदाम उठाना, आवाज उठाना। और आप जानते हैं कि मैं तवील अरसे से जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसका नाकद रहा हूँ, आज भी हूँ। आज भी 27वीं तरमीम के बाद भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है मैं उसको भी दुरुस्त नहीं समझता। इसलिए मेरा काम यहाँ से खत्म हो गया। इससे आगे अब हुकूमत का काम है, कराची यूनिवर्सिटी का काम है, वजारत कानून का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करें। लिविया साहब, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। बहुत सारे ऐसे फैसले जिनके शॉर्ट ऑर्डर आए होंगे तारिक जहांगीरी साहब के, अभी डिटेल जजमेंट्स आनी होंगी, उन फैसलों का क्या बनेगा? क्या वो दोबारा से सुने जाएंगे, समाअत दोबारा से होगी, या वो डिटेल जजमेंट्स किसी और जज साहब को कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर लिख दीजिए? वो तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली वुड हैपन देयर? मेरा ख्याल है कि इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। जो साथी जज साहबान है उनको कह दिया जाएगा कि ये शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस हुए थे तो इनके डिटेल रीजनिंग जो है वो रिकॉर्ड दे के आप लिखवा दें। वो उस तरीके से जो है इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। री हेयरिंग में नहीं जा सकता। मसलन अगर किसी की जमानत मंजूर हो गई थी शॉर्ट ऑर्डर के जरिए और उसका तफसीली फैसला नहीं आया, तो जो दूसरे जज साहब अगर वो फैसला लिखने बैठते हैं तो उनको वो जमानत मंजूर ही करनी पड़ेगी। उस जमानत से पहले ऑर्डर से अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रेरी जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। बहुत शुक्रिया। आपको अंडरस्टैंड कि आप बहुत मसरूफ थे। नाज़रीन, मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको पता है कि कल भी वो इस्लामाबाद में थे, आज भी ट्रेवल करते हुए हमारी कोऑर्डिनेशन टीम से जब उनकी बात हो रही थी, मेरे से बात हो रही थी, तो दिस ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ, लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर इस्लामाबाद। तो एक बार फिर से उनका शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। एंड आज का शो आपने देखा। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी कोई मामला इस तरह का आता है ना, कि जो नेशनल इशू बने, मेरी सिर्फ दिल से एक दुआ निकलती कि इसमें कोई खैर का पहलू हो। ये इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, आपके और मेरे लिए कोई बेहतरी का अमल या मूजब बने। हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, पहाड़ों से बड़े चैलेंजेस हैं इस मुल्क और कौम के। लेकिन आपने और मैंने उन पे बात करते रहना है। आपने और मैंने उनका इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोल्यूशन निकालना है, इस मुल्क और कौम को आगे लेकर चलना है। और एक दिन आप और मैं फख्र कर रहे होंगे अपनी स्ट्रगल के ऊपर कि यार क्या क्या चैलेंजेस थे इस मुल्क और कौम के, एंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।